हेलो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माय अथॉरिटी। ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम मेजर टेंशन एरिया को कवर करेंगे। यूनियन स्टेट रिलेशंस के फर्स्ट हमने अपलोड कर दिया है, जिसके अंदर हम देखेंगे फंक्शनल एस्पेक्ट्स स्पेशल रेफरेंस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करवाते वक्त क्या क्या टेंशन आ जाती है सेंटर और स्टेट्स के बीच में, जिसके अंदर इंटर स्टेट बाउंड्री के भी रिलेटेड टेंशंस है, वाटर डिस्प्यूट्स, कोई नदी है उससे रिलेटेड टेंशंस है। तो ये सब टेंशन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करवाते वक्त बाउंड्री से रिलेटेड और वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड एमर्ज हो जाती है। इन इंडियन फेडरल फ्रेमवर्क की जब हम बात करते हैं, फंक्शनल एरियाज होते हैं जहाँ पर काम वास्तविक रूप से काम होता है, जहाँ फंक्शन करने, जैसे लॉ एंड ऑर्डर एक फंक्शन हो गया, काम हो गया। इंटर स्टेट बाउंड्री मैनेजमेंट एक काम हो गया जिसमें आपको अंतर्राज्यीय जो बाउंड्रीज होती है उसको मैनेज करना है। वाटर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, पानियों का बंटवारा करना है पानी का राज्यों के बीच में, ये सब क्रिटिकल हो जाते हैं। इन चीज़ को मेंटेन करना बहुत हार्ड हो जाता है। नेशनल यूनिटी की बात आ जाती है। कोऑपरेटिव गवर्नेंस चाहिए। अगर आप मेंटेन करवाना भी चाहते हैं, स्टेट मान ही नहीं रही है तो वो कोऑपरेटिव नहीं है, वो सहयोग के लिए तैयार ही नहीं है, वो बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर सकती। तो ये चीज़ क्या हो जाती है, बाद में जाके क्रिटिकल हो जाती है, बहुत हार्ड हो जाती है। हाउएवर दीज एरियाज हैव बीन बिकम सोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यही कारण बनते हैं कि यूनियन सेंटर और स्टेट के बीच में फ्रिक्शन, घर्षण देखने को मिलता है, लड़ाइयाँ देखने को मिलती है, ठीक है, टेंशन हो जाती है। एंड स्टेट्स एज वेल एज अमॉन्ग स्टेट्स देमसेल्फ, स्टेट्स और स्टेट्स के बीच में भी लड़ाइयाँ देखने को मिलती है। ज़रूरी नहीं है कि यूनियन और स्टेट्स में ही हो, इंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट होता है, अंतर्राज्यीय विवाद हो जाते हैं। फंक्शनल टेंशंस जो है विच इज़ रिलेटेड विद फंक्शन, जो काम होते हैं उसके आधार पर, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस सेक्टर्स आर ऑफन शेयर्ड, ओवरलैप करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटी जाती है, वो ओवरलैप कर जाती है। पुअरली कोऑर्डिनेटेड है, मतलब अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है बिटवीन मल्टीपल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, अलग अलग सरकार आ जाती है, इसके कारण क्या ओवरलैप ज़्यादा होता है। तो की पॉइंट्स और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन से समझेंगे लॉ एंड ऑर्डर को। सेंटर और स्टेट्स में क्या टेंशन क्रिएट करता है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर इज प्राइमरीली स्टेट सब्जेक्ट। जो लॉ एंड ऑर्डर है ना, वो किसका, कौन से लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है, ठीक है, अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो हमने पता है 7th शेड्यूल में स्टेट लिस्ट में लॉ एंड ऑर्डर आता है। हाउएवर आर्टिकल 355 इम्पोज अ ड्यूटी, एक ड्यूटी को थोपता है ऑन द सेंटर के ऊपर, टू प्रोटेक्ट स्टेट्स अगेंस्ट इंटरनल डिस्टर्बेंस। अगर स्टेट्स के अंदर कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंस होते हैं तो ये किसकी ड्यूटी है, सेंटर की ड्यूटी है कि वो प्रोटेक्ट करे स्टेट अगेंस्ट द इंटरनल डिस्टर्बेंस, अंदर कोई विवाद ना हो, डिस्टर्बेंस ना हो। ये आर्टिकल 355, ध्यान से पढ़ेंगे, आर्टिकल 355 है, ना कि 356, ठीक है। इसमें जो है ये आर्टिकल इम्पोज करता है ड्यूटी, सेंटर पे एक ड्यूटी आ जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली कि वो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस स्टेट्स को बचाए। गिविंग द यूनियन अ सिग्निफिकेंट रोल इन मैटर्स दैट आर कॉन्स्टिट्यूशनल विद इन द स्टेट्स डोमेन। यहाँ पर यूनियन को एक सिग्निफिकेंट रोल दिया जाता है, जो इंपॉर्टेंट काम है किन के मैटर्स में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्स के डोमेन में जाकर वो थोड़ा सा हस्तक्षेप कर सकता है। सोर्सेज ऑफ टेंशन देखते हैं, क्या टेंशन होती है। सेंट्रल इंटरवेंशन इसमें देखने को मिलता है, हस्तक्षेप। अब यहाँ पे जो है सेंटर जो है हस्तक्षेप कर सकती है। द यूनियन कैन डिप्लॉय पार्लियामेंट्री फोर्सेज, अपने लगा सकती है पार्लियामेंट्री फोर्सेज को, लाइक द CRPF और BSF, यानी कि वो डिप्लॉय कर सकती है। भले ही राज्य सरकार कोई भी तरीके से अनुरोध ना करे, सेंटर कर सकती है। जो ये अर्ध सैन्य मतलब लोगों को CRPF BSF इन सबको रिक्रूट कर सकती है कोई केसेस में। स्टेट ऑटोनॉमी के कंसर्न्स आ जाते हैं, स्टेट्स कहती है हमारी ऑटोनॉमी को हार्म किए जाने की कोशिश है। स्टेट्स ऑफन सीन सच इंटरवेंशंस एज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द अथॉरिटी। वो सोचते हैं कि ये सब जो है, जो राज्य है, वो ये स्वायत्ता की चिंताएं हो जाती है। राज्य अक्सर ऐसा हस्तक्षेपों को अपने अधिकार पर अतिक्रमण के रूप में देखते हैं कि हमारे ऊपर अतिक्रमण हो रहा है सेंटर के द्वारा, ठीक है। पॉलिटिकल मिसयूज एलिगेशंस, यानी अपोजिशन जो होती है, मान लीजिए कोई ऐसा राजनीतिक दुरुपयोग के आरोप लगते हैं कि ये तो पॉलिटिकल पावर का मिसयूज़ किया जा रहा है हम पर। ओपोजिशन जो रूल्ड करती है, विपक्षी शासित राज्य जो होते हैं जहाँ पर सेंटर से अलग सरकारें होती है, वो ऐसा आरोप लगाती है, एक्यूज़ द सेंटर मिसयूज़ एजेंसीज, कि वो अपनी एजेंसीज NIA CBI का, इन सब का यूज़ गलत तरीके से करती है। पार्लियामेंट्री फोर्सेस लगाती है, संसदीय फोर्सेस जो होता है, शक्ति जो होती है वो लगाती है, हमें अर्धसैनिक बलों का, एजेंसियों का यूज़ करती है
और हमें कमज़ोर करती है। वीकेंड स्टेट गवर्नमेंट यानी सरकार, स्टेट की सरकार को कमज़ोर करने का ये है। तो ऐसा आरोप लगाया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, किन पर? सेंटर के ऊपर। इसका एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। 2021 में वेस्ट बंगाल क्या करता है? ऑब्जेक्टेड करता है टू द एक्सटेंशन ऑफ बीएसएफ जुरिस्डिक्शन जो है। पहले बीएसएफ का जुरिस्डिक्शन 15 किलोमीटर से बढ़कर 50 किलोमीटर अंदर आ गया है स्टेट बॉर्डर्स के। इस चीज़ को उसने कैसे बताया? कॉलिंग इट अ वायलेशन ऑफ स्टेट पावर, कि आप तो स्टेट पावर को ऐसे वायलेट कर रहे हो, हनन कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। सेवरल स्टेट्स इंक्लूडिंग छत्तीसगढ़ और पंजाब भी हैं इसमें, अपोज द सेंटर्स डिसीजन टू सेंड सेंट्रल इन्वेस्टिगेट टीम्स, कि आप क्यों भेजते हो हमारे यहाँ सेंट्रल इन्वेस्टिगेट टीम को, ठीक है, ऐसा मत करो, ये हमारे अधिकारों का हनन है, हमारी कंसल्टेशन ही नहीं होती यार, आप भेज देते हो टीम्स को। तो इस तरह से बहुत वाद विवाद होता है। टेंशन का पॉइंट ये है कि नेशनल सिक्योरिटी, द बैलेंस बिटवीन नेशनल, राष्ट्र की सुरक्षा, स्टेट राइट्स एंड स्टेट राइट्स आर लॉ इन्फोर्समेंट कंटिन्यूज टू डेलिकेट एंड ऑफन कंसिस्टेड, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून प्रवर्तन पर राज्य के अधिकारों के बीच संतुलन जो है ज़रूरी है। ओके, अब हम देखते हैं इंटर स्टेट बाउंड्री डिस्प्यूट क्या होता है, अंतर्राज्यीय बाउंड्री से रिलेटेड डिस्प्यूट्स क्या क्या होते हैं, ये देखते हैं। इंडियाज स्टेट बाउंड्रीज वर लार्जली रीड्रॉन 1956 में वापस से स्टेट बाउंड्री को बनाया गया था स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत। व्हाट डिस्प्यूट्स ओवर बाउंड्री, लेकिन आज भी जो है बाउंड्रीज में जो सीमाएं हैं उनको लेकर विवाद है, स्टिल परसिस्ट, अभी भी है, स्पेशली वेयर एथनिक, लिंग्विस्टिक एंड हिस्टोरिकल क्लेम्स होते रहते हैं, जहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं, ये ओवरलैप करते रहते हैं एक दूसरे को। सोर्स ऑफ टेंशन है हिस्टोरिकल क्लेम्स एंड एथनिक आइडेंटिटीज़, ऐसे लोग जो ऐतिहासिक रूप से क्लेम करते हैं कि ये बाउंड्री हमारी है, ये जुरिस्डिक्शन हमारा है, एथनिक आइडेंटिटीज़ पे ब्लेम करते हैं। तो डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस है ऑफ हिस्टोरिकल मैप्स, वो अपने हिस्टोरिकल मैप्स को दिखाते हैं, डेमोग्राफिक आर्ग्यूमेंट करते हैं, फ्यूअल कन्फ्लिक्ट्स होती रहती है इस चीज़ पे, वो ऐतिहासिक रूप से क्लेम करते हैं इस ज़मीन को, ये हमारी है स्टेट्स। डिलेड रेजोल्यूशन होता है इसमें, बहुत देरी से जो है सॉल्व होते हैं। मेनी डिस्प्यूट्स रिमेन अनसॉल्व्ड, अनरिजॉल्व्ड, और आज भी बहुत सारे जो ऐसे मुद्दे हैं उनको सॉल्व ही नहीं किया गया है, ठीक है, रिजॉल्व नहीं है। कॉजिंग मिसट्रस्ट बिटवीन स्टेट्स, क्योंकि स्टेट्स एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, इवन सेंटर पे भी नहीं करते हैं। एंड सेटिंग सेंट्रल एब्रिगेशंस एफर्ट्स, और वो कहते हैं कॉम्प्लिकेट बना देते हैं इस चीज़ को, सेंट्रल को हस्तक्षेप नहीं करने देते हैं, सेंटर अपने मनमानी तरीके से नहीं लगा सकता, इस कारण भी वो ये रिजॉल्व नहीं हो पाए हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आसाम मिजोरम बॉर्डर डिस्प्यूट, आसाम और मिजोरम का बॉर्डर डिस्प्यूट है इसका एग्जाम्पल। वॉयलेंट क्लैश हुआ था, वॉयलेंट यानी हिंसक क्लैश 2021 में लेड फॉर टू द डेथ ऑफ सेवरल पुलिस पर्सनल, जिसमें बहुत सारे पुलिस कार्मिक जो थे उनकी डेथ हो गई थी। द डिस्प्यूट अराइज फ्रॉम कन्फ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉलोनियल एरा मैप्स, और ये डिस्प्यूट कहाँ से जन्म लेता है? कॉलोनियल एरा के मैप्स से जन्म लेता है। ओके, मतलब कॉलोनियल एरा जब ब्रिटिश हम पर शासन करते थे तब के मैप को लेके दिखाया गया कि उस टाइम ऐसे कुछ कन्फ्लिक्ट, वॉयलेंट क्लैश हो गया और बहुत सारे पुलिस कार्मिक मारे गए। महाराष्ट्र कर्नाटका का बॉर्डर डिस्प्यूट देखने को मिलता है, जिसमें महाराष्ट्र जो है वो डिमांड करता है द इनकल्जन ऑफ मराठी स्पीकिंग एरियाज लाइक बेलगम इनटू इट्स टेरिटरी। महाराष्ट्र कहता है बेल्जियम जो है, बेलगम को हमारे टेरिटरी में इंक्लूड करो क्योंकि वो मराठी स्पीकिंग है, और कर्नाटका कहता है बिल्कुल नहीं, इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करता है। तो ये अंतर्राज्यीय विवाद हैं, ये बहुत नॉर्मल है, देखने को मिलते ही हैं। ओके, नागालैंड आसाम बॉर्डर डिस्प्यूट क्या है? आसाम से नागालैंड का क्या बॉर्डर डिस्प्यूट है? टेंशन परसिस्ट डिस्पाइट सेवरल राउंड्स ऑफ टॉक्स एंड सेंट्रल इंटरवेंशंस। इस चीज़ को थोड़ा, इस टेंशन को बहुत सारे राउंड्स ऑफ टॉक्स किए, बातचीत की गई, सेंट्रल इंटरवेंशन हुआ है। ओके, इस डिस्प्यूट में टेंशन पॉइंट है बाउंड्री डिस्प्यूट सर्टेन स्टेट रिलेशंस, स्ट्रेन करता है, दाग लगाता है सेंटर और स्टेट के रिलेशंस पर, इंटर स्टेट रिलेशंस पर, सम टाइम नेसेसिटिंग जुडिशियल, और इसको ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभी कि इसमें न्यायपालिका अपना हस्तक्षेप करे, प्रेसिडेंशियल इंटरवेंशन हो, हस्तक्षेप हो, बट ऑफन ड्रैगिंग ऑन विदाउट इफेक्टिंग सेटलमेंट्स, और फिर लेकिन ये बाद में ख़त्म हो जाता है क्योंकि कोई इफेक्टिव सेटलमेंट होता ही नहीं है। थोड़े दिन मुद्दा गर्म होता है, ढल जाता है, फिर गर्म होता है, तो इसमें ज़रूरत है एक एक्टिव सॉल्व करने की, तुरंत रिजॉल्व कर दिया जाए हर चीज़ को। फिर वाटर डिस्प्यूट देखने को मिलता है स्टेट्स के बीच में। वाटर डिस्प्यूट्स कैसे?
वाटर इज़ प्रीशियस एंड लिमिटेड रिसोर्स। जो वाटर है वो बहुत ही प्रीशियस है हमारे लिए, बहुत उपयोगी भी है, बहुत लिमिटेड है, बहुत कम मात्रा में भारत के अंदर। ऑल्दो वाटर अपीयर्स इन द स्टेट लिस्ट, और वाटर किस लिस्ट में आता है? स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। आर्टिकल 262 कहता है एम्पावर्स पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट को आर्टिकल 262 ये शक्ति देता है पार्लियामेंट टू एजुकेट, कि किस चीज़ पर निर्णय लिया जा सकता है, रिजॉल्व करवाया जा सकता है कन्फ्लिक्ट को, कि अगर अंतर्राज्यीय वाटर डिस्प्यूट्स, कोई भी दो राज्य पानी के लिए लड़ रहे हैं इंटर स्टेट्स, तो पार्लियामेंट सॉल्व करवा सकती है कोई ट्रिब्यूनल बना के। एंड इंस्टीट्यूशंस लाइक द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल वर क्रिएटेड फॉर दिस पर्पस, और इसी पर्पस के लिए दो राज्यों के विवाद हो जाते हैं, इसी के लिए वाटर को लेके ट्रिब्यूनल बनाई गई है, क्रिएटेड फॉर दिस पर्पस। येट कन्फ्लिक्ट परसिस्ट ड्यू टू रीजनल डिमांड, जो कन्फ्लिक्ट है फिर भी है, रीजनल डिमांड्स अलग अलग हैं, पॉलिटिकल प्रेशर्स हैं, चेंजिंग इकोलॉजिकल कंडीशन, पारिस्थितिकी के चेंज हो रही है, इसके कारण सोर्सेज ऑफ टेंशन रहती है। इक्विटेबल शेयरिंग कंसर्न, कि बराबर तरीके से कैसे बांटा जाए, इस चीज़ पे एक बहुत टेंशन रहती है। अपर रिपेयर यानी अप स्ट्रीम स्टेट्स एंड लोअर रिपेयर एंड डाउन स्ट्रीम स्टेट्स ऑफन क्लेश ओवर क्वांटम एंड टाइमिंग ऑफ वाटर रिलीज, कैसे पानी को छोड़ा जाए, क्या टाइमिंग रहेगी, ये क्लैश देखने को मिलता है। अब आप कहेंगे कि ये वर्ड्स क्या होते हैं, थोड़े समझने ज़रूरी हैं, इससे और हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे समझते हैं। ओके, देखिए रिपेरियन का मतलब क्या होता है, ये रिलेट करता है किस चीज़ से? बैंक्स ऑफ द रिवर। ओके, बैंक्स ऑफ द रिवर की बात करता है, यानी नदी का किनारा, उसकी बात करता है। अब आता है एक पॉइंट, अपस्ट्रीम रिपेरियन क्या होता है, जिसे क्या कहा जाता है? अपर रिपेरियन होता है अपस्ट्रीम स्टेट्स, ऐसे स्टेट्स जो बहुत ज़्यादा, ऐसे स्टेट्स जो नदी के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, माने क्लोजर टू द सोर्स ऑफ अ रिवर, जहाँ से रिवर का सोर्स है उसके बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। ये रिवर है, ठीक है, इसके बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं एट द हायर एलिवेशन रिलेटिव टू इट्स फ्लो। यानी कि देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए रिवर नील है, क्या है? रिवर नील है। ओके, इथोपिया जो है, इथोपिया जो है एक कंट्री है। इन केस ऑफ अपर रिपेरियन स्टेट, बिकॉज ऑफ मच ऑफ द वाटर कम्स फ्रॉम इट्स टेरिटरी। तो यहाँ पर जो रिवर नील है ना, ये जो इथोपिया है, ये एक अपर स्ट्रीम स्टेट होगा, क्योंकि बहुत क्लोज है, ठीक है। ऊपर इस ज़्यादातर पानी जो है इसी कंट्री में आता है, इस वाटर का, इसीलिए अपस्ट्रीम हो गया ये। और एक टर्मिनोलॉजी आती है डाउन स्ट्रीम स्टेट्स की। वो क्या होते हैं? तो ऐसे स्टेट्स, मान लीजिए पर्टिकुलर ए स्टेट्स है, ये बहुत ज़्यादा फार्दर फ्रॉम द सोर्सेज है, मतलब नदी के जो सोर्स होता है ना, जहाँ से नदी निकलती है, उससे बहुत दूर है, ठीक है, दूर रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये वाटर को कैसे रिसीव करता है? ऑलरेडी पास्ड थ्रू अदर रीजन्स। ये या मतलब इसके अंदर पानी आता है, लेकिन दूसरे कोई बीच में बी स्टेट आ गया, सी स्टेट आ गया, तो ये पानी आएगा यहाँ तक, लेकिन बहुत सारे अदर स्टेट से पास आउट होते हुए पानी आता है। तो ये होता है डाउन स्ट्रीम स्टेट्स, जो नीचे रहता है, जिसका पॉइंट ऊपर से नदी आ रही है और इसको लास्ट में मिलता है, ये हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो एक एग्जांपल देख लेते हैं, इजिप्ट जो है वो नील रिवर के डाउन स्ट्रीम है बहुत ज़्यादा, ठीक है, दूर है उससे, बाद में आता है नील नदी का पानी इजिप्ट में बाद में आता है, तो इथोपिया में सबसे पहले जाता है। तो ये एग्जाम्पल से हमने समझा। इंडिया के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो जो वी कैन से दैट जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट क्यों है आज, जो कावेरी का पानी है ना, वो रिवर डिस्प्यूट की जो कर्नाटका है और तमिलनाडु है। जो कर्नाटका है वो अपर है, अपस्ट्रीम है, और तमिलनाडु लोअर स्ट्रीम है। तो ज़्यादा पानी कर्नाटका और बाद में कहाँ पे आता है? तमिलनाडु में। तो इसीलिए ये डिस्प्यूट बना हुआ है। और किस चीज़ पर क्लैश होता है कि कैसे पानी कब रिलीज़ किया जाएगा, किस स्टेट्स के रीजन के द्वारा। डिले इन ट्रिब्यूनल अवार्ड्स, अब ट्रिब्यूनल अवार्ड्स के टाइम में भी डिले हो जाता है, यानी कि वी कैन से दैट ट्रिब्यूनल्स ऑफन टेक डिकेड्स टू डिलीवर वर्डिक्ट्स एंड इन्फोर्समेंट्स रिमेन अ चैलेंज। तो जो ट्रिब्यूनल है वो भी अपने जो निर्णय होते हैं वो देने में भी टाइम लगा देते हैं, तो इसके वजह से वर्डिक्ट्स
लेट करते हैं तो उसकी वजह से भी चैलेंज है। कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है, प्रोटेक्टेड बैटल ओवर शेयरिंग कावेरी रिवर को पानी कौन ज़्यादा है, तो वॉयलेंट एजिटेशंस आंदोलन हुए हैं, लीगल बैटल्स हुई है, मतलब कानूनी तौर पे बैटल्स लड़ाइयाँ, एंड द इवेंचुअल इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्थापना की गई। कृष्णा वाटर डिस्प्यूट भी देखने को मिलता है, जो कृष्णा रिवर को है डिस्प्यूट, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन 4 राज्यों में ये पानी का विवाद है। डिस्प्यूट परसिस्ट ओवर शेयरिंग, कृष्णा रिवर का पानी को लेके डिस्प्यूट है, विथ ईच स्टेट सिटिंग ग्रोइंग एग्रीकल्चर ड्रिंकिंग वाटर नीड, सभी को नीड है इन पानी की, ड्रिंकिंग, पीने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, तो इसके लिए डिस्प्यूट है। सतलज यमुना लिंक कनाल डिस्प्यूट पंजाब और हरियाणा में है ये। पंजाब रिफ्यूज टू कंस्ट्रक्ट द SYL कनाल, सतलज यमुना लिंक कनाल बनाने से पंजाब मना कर देता है। ट्रिगिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस द सेवरल सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन, इसमें बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना इंटरवेंशन हस्तक्षेप किया था। टेंशन के क्या पॉइंट्स हो जाते हैं, वाटर डिस्प्यूट स्केलेट अ रीजनल एजिटेशन, आंदोलन को जन्म देता है, जो क्षेत्रीय आंदोलन, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन को, एंड सेंटर स्टेट कन्फ्रंट्रेशन, टकरावट होती है किसमें, सेंटर की, स्टेट्स की, सेवरली टेस्टिंग द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को हमेशा चैलेंज होता रहता है। वाइब्रेंट एग्जाम्पल देख लेते हैं हम यहाँ पर। वेस्ट बंगाल सेंटर्स डिसीजन टू एक्सटेंडेड BSF जुरिस्डिक्शन लेड टू शार्प एग्जीक्यूशन ऑफ फेडरल ओवर रीच, यहाँ पे फेडरल ओवर रीच बाय द स्टेट गवर्नमेंट, BSF का जुरिस्डिक्शन आगे बढ़ गया था, इसके वजह से वेस्ट बंगाल ने सेंटर्स के ओवर रीच देखने को मिली। आसाम मिजोरम क्लैशेस हुआ 2021 में, डेमोन्स्ट्रेट किया, इंटर स्टेट बाउंड्री डिस्प्यूट होते हैं ऐसे, वॉयलेंट रूप धारण कर लिया। कावेरी वाटर डिस्प्यूट में फिर सेंटर ने पार्टिसिपेट किया। तो ये एग्जाम्पल्स हैं। कंक्लूजन देखते हैं। लॉ एंड ऑर्डर बाउंड्री डिस्प्यूट, जब सेंटर को करवाना ही पड़ता है, हस्तक्षेप करना ही पड़ता है, जब अंतर्राज्यीय विवाद हो जाते हैं, सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स मुद्दों पर सेंटर इंटरवेन करेगा। इन दिस सेक्टर्स ओवरलैपिंग पावर पॉलिटिकल रिवैलिटी देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद सेंटर स्टेट्स बट अमॉन्ग स्टेट्स के बीच में भी होती है। बिल्डिंग इफेक्टिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म ज़रूरी है इनके बीच में स्थापित होना, जैसे ट्रिब्यूनल्स न्यूट्रल होते हैं, वो नए स्टेट्स के नए स्टेट्स के बीच में रहकर काम करते हैं। तो यही स्टेट सेंसिटिव टॉपिक्स पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को और ज़्यादा सही करता है अगर सॉल्व अच्छे से हो जाते हैं। तो इसी के साथ हमने देखा स्टेट बाउंड्री, वाटर डिस्प्यूट्स और इन सब मामलों में लॉ एंड ऑर्डर में क्या क्या टेंशन एरिया होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।